हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हमको एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका नाम है डेविल्स नॉट। ये मूवी रिलीज हुई 2013 में। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है। इसे 82% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे एटम इग्वान। इस बेहतरीन मूवी की अमेजिंग कास्ट में है कॉलिन फर्थ, जिन्होंने रोल प्ले किया है रॉन लेग्स का। रीज विदरस्पून ने रोल प्ले किया पैम हॉब्स का। एलेजेंड्रो निवोलन ने रोल प्ले किया टेरी हॉब्स का। डेन डीहान ने रोल प्ले किया क्रिस मॉर्गन का। जेम्स हेमरिक ने रोल प्ले किया डेमिन एकोल्स का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। लोग इसे शापित मूवी भी कहते हैं। इस मूवी में 3 8 साल के बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और लोगों का कहना है कि उन 3 बच्चों को शैतान की बलि चढ़ा दिया गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही गंभीर तरीके से हुई थी और बच्चों के लापता होने के पीछे का कारण 3 टीनेजर्स को माना गया। आइए जानते हैं कि कहानी में कितनी सच्चाई है। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है 1993 5 मई से। पैम हॉब्स अपने बेटी और हस्बैंड के साथ वेस्ट मेम्फिस आर्कनसास में रहती है। एक दिन वो अपने बेटे स्टीवी को स्कूल से घर लेकर आती है। फिर स्टीवी अपना होमवर्क कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त माइकल उसके घर आता है। फिर स्टीवी अपनी मॉम से कहता है कि वो साइकिल चलाने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा है और अपना होमवर्क वो आकर कर लेगा। पैम कहती है कि उसे 5 बजे काम पर जाना है तो वो 4:30 बजे तक घर वापस आ जाए। फिर स्टीवी अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिल चलाते हुए नेबरहुड के एंड तक चला जाता है, जहाँ से एक घना जंगल शुरू होता है जिसे लोग डेविल की गुफा भी कहते हैं। फिर वो लोग उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। फिर घर आकर पैम का हस्बैंड टेरी उससे स्टीवी कहाँ है ये पूछता है। पैम कहती है कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। इसके बाद 4:45 बज जाते हैं लेकिन स्टीवी अभी तक घर नहीं आया है। पैम और टेरी उसे ढूंढने निकलते हैं। फिर पैम अपने काम पर लौट जाती है और वो टेरी को कहती है कि जब भी उसे स्टीवी मिले वो उसे सजा दे। कुछ घंटों बाद टेरी पैम के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने पूरे नेबरहुड में स्टीवी को ढूंढा पर वो उसे नहीं मिला। इसके बाद से पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। नेबरहुड से 3 बच्चे गायब थे, स्टीवी ब्रांच, क्रिस्टोफर बायर्स और माइकल मोर। उसी दौरान पुलिस को किसी अजीब आदमी के बॉन्जिकल रेस्टोरेंट में प्रेजेंट होने की खबर मिलती है। रेस्टोरेंट का मैनेजर बताता है कि एक ब्लैक आदमी लेडीज रेस्टरूम में चला गया। उसके पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था। वो यहाँ आधा घंटा रुका और फिर कुछ मिनट पहले ही यहाँ से चला गया। पुलिस उसकी तलाश करती है। फिर लोगों को पता चलता है कि वो 3 बच्चे जंगल के अंदर गए थे। फिर लोग उन्हें जंगल के अंदर ढूंढने जाते हैं जहाँ एक तालाब है। पैम को लगता है कि कहीं स्टीवी उसमें डूब तो नहीं गया। अगले दिन तक पुलिस और मीडिया हाउसेस भी हरकत में आ जाते हैं। तीनों मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स को न्यूज में दिखाया जा रहा होता है। रॉन लेग्स भी ये न्यूज देख रहा होता है, जो खुद भी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। पुलिस अपनी सर्च टीम रेडी करती है। फिर वो उस पूरे जंगल और तालाब में बच्चों को ढूंढती है। वहाँ तालाब में उनकी साइकिल्स मिल जाती हैं और फिर उन्हें ढूंढने पर बच्चों की डेड बॉडीज भी मिल जाती हैं, जिन्हें बांधकर तालाब में फेंका गया होता है। उन 3 बच्चों को बहुत दर्दनाक मौत दी गई थी। ये बात जानकर सभी पेरेंट्स की हालत बहुत बुरी हो जाती है। रॉन लेग्स भी क्राइम सीन पर आता है और ये सब देखता है। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नेबरहुड में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। पैम के घर पर वो उनसे किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछते हैं जिसके स्टीवी से दोस्त जैसे रिलेशन हो या फिर वो उन्हें अजीब लगता हो। पैम मेंटली डिस्टर्ब है लेकिन वो बताती है कि आइसक्रीम ट्रक चलाने वाला लड़का क्रिस स्टीवी से बात करता था और वो हमारे घर भी आया था। फिर ऑफिसर उनसे हेयर सैंपल लेता है क्योंकि ये उनकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। फिर क्रिस को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वो लोग क्रिस से पूछताछ करते हैं। क्रिस बताता है कि उसने तो स्टीवी को 1 साल पहले देखा था। इंटेरोगेशन खत्म होने के बाद पुलिस चीफ को क्रिस थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो अपने ऑफिसर्स को दोबारा इंटरव्यू लेने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वहीं के लोकल स्कूल में जेसन बाल्विन नाम का 16 साल का लड़का पढ़ता है और उसका दोस्त डेमिन एकोल्स है। ये लोग हार्ड रॉक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट सैटनिक कल्ट के ऊपर स्टडी करता है। ये एक काले जादू की तरह है जिसे फॉलो करने वाले लोग डेविल में बिलीव करते हैं और लोग मानते हैं कि डेविल को खुश करने के लिए बच्चों की बलि कई हजारों साल पहले चढ़ाई जाती थी। फिर पुलिस के पास विकी हडसन आती है और अपने बेटे को एज विटनेस
प्रेजेंट करती है। वो पुलिस को बताता है कि उसने उन लोगों को देखा था जिसने उसके फ्रेंड्स को मारा। फिर पुलिस इसी लीड को फॉलो करते हुए डेमिन और जेसन से बात करने जाती है। वो पुलिस को उसकी बात से थोड़ा अजीब लगता है। फिर एरन अपने इंटरव्यू में बताता है कि उसे जेसी मिस्कैली जूनियर नाम के लड़के ने पकड़ा था और वो उसे नाइफ से काटने वाला था। फिर पुलिस जेसी को बुलाती है। जेसी बताता है कि मैंने तो उन्हें बचाने की कोशिश की, पर जेसन और डेमिन ने नाइफ से उन 3 बच्चों को काट दिया। फिर पुलिस इस स्टेटमेंट पर डेमिन के घर जाकर उसे और जेसन को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस मीडिया में अनाउंस कर देती है कि उन्होंने मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया और 3 टीनेजर्स को विटनेसेस के बयान अनुसार अरेस्ट कर लिया है। फिर इस न्यूज़ की चर्चा हर जगह होने लगती है। रॉन लेक्स को भी इसके बारे में पता चलता है। न्यूज़पेपर में डेमिन के खिलाफ आर्टिकल छप रहे होते हैं कि जिसमें लिखा होता है कि वो खून पीता है, डेविल की पूजा करता है। रॉन लेक्स इन सब बातों से परेशान होकर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि डेमिन का केस वो इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके लॉयर्स की केस में हेल्प करेगा। फिर रॉन उन तीनों लड़कों के लॉयर्स को अपने ऑफिस में बुलाता है। लॉयर्स कहते हैं कि कोई ऐसा क्राइम कैसे कन्फेस कर सकता है जो उन्होंने किया भी ना हो। फिर रॉन कहता है कि मुझे लगता है कि वो गिल्टी हैं। लॉयर्स कहते हैं अगर आपको वो लगता है कि वो गिल्टी हैं तो आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। फिर रॉन कहता है कि वो गिल्टी है क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें गिल्टी फील कराकर मारना चाहती है और मैं ऐसा होते हुए देख नहीं सकता। फिर रॉन इस केस को और स्ट्रॉन्ग करने डेमिन के आसपास इन्वेस्टिगेट करने जाता है। फिर वो डेमिन के प्रोबेशन ऑफिसर से बात करता है। वो भी डेमिन के बारे में सब नेगेटिव बात ही बताता है। वो कहता है कि डेमिन एक प्रॉब्लम से कम नहीं है, उसके घर से कई डरावनी और अजीब चीजें मिली हैं। सच में डेमिन बुरी चीजों से जुड़ा हुआ है और उसने तो मुझसे ये भी कहा था कि नेक्स्ट समर तक वो किसी ह्यूमन को सेक्रीफाइस भी करने वाला है। रॉन को ये बात बनाई हुई लगती है लेकिन ये फीडबैक उसे अजीब लगता है। फिर रॉन खुद डेमिन से मिलने जेल जाता है। वो उसे कहता है कि पुलिस को तुम्हारे घर से अजीब अजीब चीजें मिली और तुमने अपने पेरेंट्स को मारा और तो और तुमने अपने प्रोबेशन ऑफिसर से ये कहा था कि तुम किसी इंसान को सेक्रीफाइस करने वाले हो। डेमिन कहता है कि वो अजीब चीजें जो मेरे घर से मिली वो उन मूवीज से रिलेटेड हैं जिन्हें मैं देखता हूँ और उस ऑफिसर्स को तो मैंने अपनी बातों से डराया था। लोग मुझे इसलिए हेट करते हैं क्योंकि मैं उनकी कम्युनिटी से दूर रहता हूँ, उनसे बात नहीं करता। डेमिन उससे कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन टेरी पैम को इंटरव्यू देते हुए देखता है। फिर वो पैम से पूछता है कि वो इतने न्यूज़ इंटरव्यूज क्यों देती है। वो कहता है कि तुम टीवी पर पागल लगती हो तो प्लीज इंटरव्यू मत दिया करो। फिर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। पैम कहती है कि तुम टेरी खुश हो स्टीवी के जाने से और हमें पता चलता है कि टेरी स्टीवी का स्टेप फादर है। फिर वहाँ पैम और टेरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहती है कि तुम स्टीवी से जलते थे और उसे मारते भी थे। यह सुनकर टेरी गुस्से में चीजें तोड़ने लगता है। यह आवाज उनकी बेटी सुन लेती है। तब टेरी पैम से कहता है कि तुम्हारे अलावा भी मेरे पास एक बेटी है, तुम अभी भी एक माँ हो, भूलो मत। अगले दिन कोर्ट में केस की सुनवाई होती है पर केस उनकी साइड पर नहीं है। फिर रॉन लेक्स निराश घर आता है और केस के बारे में सोचता रहता है। वो हर तरीके से केस को देखता है और हर गवाहों के बयानों को सुनता है। फिर वो अपनी एक्स वाइफ के बुलाने पर उससे मिलने जाता है। मैगी उसे बताती कि पुलिस मेरे ऑफिस आई थी और तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रही थी। उन्हें हमारे डाइवोर्स के बारे में पता है और उन्हें सब कुछ पता है और तो और तुम्हें उन तीनों लड़कों के बारे में तो पता है। ये केस बहुत खराब है, तुम इसे इतना पर्सनली मत लो और इससे दूर हो जाओ। रॉन समझ जाता है कि पुलिस ने उसकी वाइफ को ये सब सिखाया है। तभी रॉन वहाँ से निकलते हुए कहता है कि वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देगा। फिर वो कोर्ट की हियरिंग अटेंड करता है। कोर्ट में डेड बॉडीज की फोटो दिखाई जा रही होती है और उनका डिस्क्रिप्शन सुनकर पैम रोने लगती है। स्टीवी के बारे में ही सोचने लगती है। फिर नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग में गवाहों के बयान मिसमैच हो रहे होते हैं। जेसी ने कहा था कि बच्चों को रोप से बांधा गया था और उसने ये देखा था, पर असल में बच्चों की बॉडीज नायलॉन स्ट्रिंग से बंधी हुई थी। इससे पता चल रहा था कि जेसी की सुनाई हुई स्टोरी झूठी भी हो सकती है, पर एरन के दिए बयान की वजह से जेसी को कोर्ट गिल्टी प्रूफ कर देती है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। पैम सोच रही होती है कि जेसी को क्राइम स्पॉट के बारे में तो पता नहीं, फिर वो खूनी कैसे हो सकता है। इसके बाद रॉन मार्क को देखता है जिसका खुद का बेटा मरा होता है। वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ इंटरव्यू दे रहा होता है। फिर रॉन को एक कैमरामैन से एक नाइफ मिलता है जो मार्क ने डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया होता है। रॉन उस नाइफ को चीफ को दिखाता है और उसके बारे में उससे पूछता है। चीफ कहता है कि उन्हें उस नाइफ के बारे में पता था और उन्होंने उस नाइफ से ब्लड सैंपल्स लिए थे। फिर अगले दिन कोर्ट में
जेसन का लॉयर मार्क से उस नाइफ के बारे में पूछता है। मार्क कहता है कि वो उस नाइफ का यूज हंटिंग के लिए और मीट को कट करने के लिए करता था। फिर लॉयर उसे बताता है कि उस नाइफ के ब्लड सैंपल्स बताते हैं कि उस पर मार्क के खुद के बेटे क्रिस का ब्लड लगा हुआ था और वो उसके नाइफ पर कैसे आया। यहाँ पर लगता है कि मार्क कुछ छुपा रहा है। कोर्ट के बाहर मार्क और टेरी किसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। पैम उन्हें देख रही होती है। इसके बाद रॉन उस विटनेस के घर जाता है जिसने जेसी के खिलाफ गवाही दी होती है। रॉन इसके पीछे का सच जानने जाता है। फिर एरन की मॉम विक्की रॉन को एरन से मिलने नहीं देती और कहने लगती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपके जो भी सवाल है जाके डिटेक्टिव डॉन से पूछो। फिर डॉन रॉन को बताता है कि विक्की अपने बेटे के साथ मर्डर केस के बाद आई थी। फिर एरन ने जंगल में उसके और उसके फ्रेंड्स के साथ क्या क्या हुआ था ये बताया था। फिर मेरे को भी सैटनिक कल्चर के बारे में पता है। फिर रॉन पूछता है कि तुमने एरन की कहानी को सच कैसे मान लिया। डॉन कहता है कि उसने फिर विक्की से कंफर्म किया था और उससे पूछा था कि तुम्हें डेविल की वर्शिप या सैटनिक कल्चर के बारे में कुछ पता है। विक्की कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता पर वो पता लगाएगी। फिर वो मुझे बताती है कि उसने डेमिन से बात की और वो उसे सैटनिक कल्चर का पार्ट बनाने अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट में जंगल में ले गया जहाँ लोग घूम घूम कर डेविल की पूजा कर रहे थे। फिर वो ये देख कर डर गई और वापस घर आ गई। तब रॉन डॉन को कहता है कि ये सब झूठ है। डेमन के घर में किसी के पास भी फोर्ड एस्कॉर्ट नहीं है और तो और डेमन के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। ये सब बनाई हुई स्टोरी है। डॉन कहता है कि मैंने तो तुम्हें वही बताया जो विक्की ने मुझे बताया। उसके बाद जेसी ने ये कन्फेस कर दिया। रॉन समझ जाता है कि ये एक साजिश है जिसमें लड़कों को फंसाया जा रहा है। फिर रॉन उनके लॉयर्स को बताता है कि पुलिस भी जल्द से जल्द केस को क्लोज करना चाहती है। उन्होंने तो हमारा केस नंबर भी बदल कर 555 कर दिया ताकि ये डेविल का केस लगे। रॉन कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला, चाहे वो ये प्रूव ना कर पाए कि लड़कों ने कुछ नहीं किया, पर वो ये प्रूव तो कर ही देगा कि पुलिस ने क्रिमिनल को पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। फिर रॉन जंगल में जाता है किसी सुराग की तलाश में। फिर वो केस के बारे में सोचते हुए न्यूज़ देखता है और उसमें वही कोर्ट केस चल रहा होता है। दूसरी तरफ पैम स्टीवी के पॉकेट नाइफ के बारे में सोच रही होती है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे वो नहीं मिला और स्टीवी अपना नाइफ अपने पास ही रखता था। इसके बाद रॉन उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से मिलने जाता है जहां एक ब्लैक आदमी आकर छुप गया था। फिर वो क्रिस मॉर्गन का इंटरव्यू देखता है जिसमें क्रिस मॉर्गन लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया होता है। क्रिस कहता है कि वो नर्वस हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे खूनी करार कर दें। उसका कहना था कि उसने तो किसी को कभी चोट तक नहीं पहुंचाई। इसके बाद अगले दिन कोर्ट में क्रिस मॉर्गन को बुलाया जाता है। पर्सनली क्रिस की सुनवाई होती है। जज कहता है कि क्रिस, तुमने अपने इंटरव्यू में पहले एडमिट किया अपनी इन्वॉल्वमेंट को केस के अंदर, फिर मना कर दिया, फिर दोबारा तुमने एडमिट किया और फिर मना कर दिया, तो इस बयान पर तुम्हें सजा नहीं मिल सकती। फिर जेसन का लॉयर कहता है कि जेसी ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन आज वो जेल में है। हम क्रिस की टेस्टिमनी को लोगों के सामने क्यों नहीं रख सकते? जज कहता है क्योंकि इसने पहले ही पुलिस को बोल दिया था कि ये झूठ बोलने वाला है। इसके बाद लॉयर्स ये सब रॉन को बताते हैं। रॉन कहता है कि हमें खुद कुछ और सबूत ढूंढने चाहिए। लॉयर्स कहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है, उन्हें अपने कुछ क्लाइंट्स को कुछ भी कर बचाना है। दूसरी तरफ पैम अपने बेटे स्टीवी की याद में है। फिर वो अपने बेटे का पॉकेट नाइफ घर में ढूंढने लगती है और वो उसे उसके हस्बैंड के टूल बॉक्स में मिलता है। अब पैम इसका क्या मतलब निकाले? कोर्ट की हियरिंग से पहले जेसन का लॉयर उसे कहता है कि तुम सारा इल्जाम डेमिन पर लगा देना, इससे तुम्हें मौत की सजा तो नहीं होगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की जेल हो जाएगी। पर जेसन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि दोनों को पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर कोर्ट में सारे बच्चे डेमिन की तरफ ही इशारा करते हैं कि उसने ही मर्डर किया है, वो ही गिल्टी है। फिर डेमिन से अजीब अजीब सवाल पूछे जाते हैं कि वो डेविल की किताब क्यों पढ़ता है और वो ब्लैक ही क्यों पहनता है। और उससे पूछा जाता है कि जब तुमसे ऑफिसर ने पूछा था कि किसी ने उन बच्चों को क्यों मारा होगा, तब तुमने कहा था कि या तो वो इंसान पागल है या वो इंसान सैटनिस्ट है। सारे सबूतों को तोड़ मरोड़ कर डेमिन के खिलाफ पेश किया जा रहा होता है। अदालत में ये भी पता चलता है कि वारदात की रात को रेस्टोरेंट से लिए गए ब्लड सैंपल्स को कभी चेक ही नहीं किया गया। पुलिस का कहना था कि वो सैंपल्स कहीं खो गए। फिर कुछ देर बाद कोर्ट में जज जेसन को उम्र कैद की सजा सुनाता है और डेमिन की सजा ये होती है कि उसकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल डाला जाएगा जब तक उसकी मौत नहीं होती। ये सुनने के बाद भी पैम के मन में बेचैनी है, जैसे उसको अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। फाइनली इस निराशा के बाद रॉन जंगल के पास जाता है। उसे वहाँ पैम मिलती है। वो कहती है कि वो अभी भी नाखुश है।
उसके बेटे का पॉकेट नाइफ उसके हस्बैंड के पास मिलता है। इसका वो क्या मतलब समझे। उसे लगता है कि टेरी, मार्क, पुलिस, जज और लोग सब मिले हुए हैं। ये खूनी ढूंढ नहीं रहे, ये खूनी दिखा रहे हैं जिसे ये दिखाना चाहते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद पैम अपने हस्बैंड को छोड़कर वहाँ से चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। फिर कुछ समय बाद एरन हडसन, वो लड़का, ये एडमिट करता है कि उसे नहीं पता कि जंगल में उस दिन क्या हुआ था, वो सब झूठ था। उसकी माँ विक्की भी कहती है कि उसे भी नहीं पता, उसने झूठ बोला था और पुलिस ने उसे डराकर ये झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। फिर 2 साल बाद जॉन मार्क्स बायर्स की वाइफ घर में डेड मिलती है और इसके पीछे का रीजन पता नहीं चलता और पुलिस ने टेरी का हेयर सैंपल कभी सबमिट ही नहीं किया जो उसने दिया था। फिर रॉन लेक्स इस केस की खोजबीन करता है और उससे 2006 में सीक्रेटली टेरी का डीएनए सैंपल मिलता है। फिर 2007 में वो डीएनए एक बच्चे माइकल मोर से मिलता है और वो बॉन्जिकल रेस्टोरेंट वाला आदमी कभी मिला ही नहीं। 18 साल की जेल के बाद जेसन डेमिन जेसी को एल्फोर्ड प्ली के चलते स्टेट गवर्नमेंट द्वारा छोड़ दिया जाता है। वो 2011 में छूटते हैं। पैम हॉब्स आज भी अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रही है। ये थी एक ऐसी मिस्ट्री जो सॉल्व होकर भी अनसॉल्व है। दी एंड। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फिल्म उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट प्लस स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।